Yes, dear students, Assalamu alaikum to इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज सीरीज की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी 20th एमसीक्यूज से 24th और 25th एमसीक्यूज तक जाएंगे। तो इसमें कोशिश करेंगे टॉपिकल एमसीक्यूज डिस्कस करने की। 20th एमसीक्यू क्या है? व्हाट मे प्रिवेंट गवर्नमेंट अचीविंग अ फास्टर रेट ऑफ रियल जीडीपी। सो इसने एक तो रियल जीडीपी का, ठीक है, द रियल जीडीपी दैट डू नॉट कंसिडर द चेंज इन द इन्फ्लेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट द पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लायर हैज अ स्मॉलर वैल्यू। एक पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है कि हमने ऐसा करना है व्हाट मे प्रिवेंट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू अचीव द ग्रोथ ऑफ जीडीपी या रियल जीडीपी। सो मल्टीप्लायर की वैल्यू स्मॉल है, एक ऑप्शन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बिलो द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ने सेट किया कि जी देखें टारगेट इस ईयर में 10% रहेगा। इफ उससे भी बिलो हो जाए लाइक 8% या 6%, इट्स गुड फॉर द रियल जीडीपी। तो आपकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होती है। इट मीन्स यू विल परचेज मोर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, सो रियल जीडीपी तो इंक्रीज होगी। तो दिस इज नॉट द आंसर। इसने कहा प्रिवेंट। The economy is operating on the vertical section of long run aggregate supply. So the vertical section of long run aggregate supply ये होएगा। जब vertically achieve हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, like you are already on the full employment level. So it means that ये तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि you are not able to achieve the economic growth. This is not the case. This is not the case. Next. देर इज, अच्छा, इवन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर देखें ये इसमें भी तो ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है ना, शिफ्टिंग। सो ये वर्टिकल पोर्शन उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि यू आर नॉट एबल टू शिफ्ट योर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन स्टिल कंसिडर करते हैं इसको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी तो हम डिस्कस करें ना। देर इज अ लार्ज नेगेटिव आउटपुट गैप। लार्ज नेगेटिव आउटपुट गैप में लेट्स सपोज ये, like you are at A and C is your potential. So अब लार्ज नेगेटिव आउटपुट गैप का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स डी को ऑप्शन पिक करेंगे जो कि रॉन्ग है, ठीक है। ए से बी से सी आपको किसने रोका है? एडी इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, यू विल अचीव सी। नो वन इज रिस्ट्रिक्टिंग, ठीक है। तो ये इट इज अचीवेबल। अब क्या हो सकता है? अच्छा, ए आंसर क्यों नहीं हो सकता? लेट्स सपोज स्मॉलर वैल्यू है, क्या होगी स्मॉलर? 5 इज लार्जर अज्यूमिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू। मल्टीप्लायर क्या होता है? अ स्मॉलर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स अ लार्जर चेंज इन जीडीपी, और स्मॉलर इंक्रीज इन इंजेक्शन लाइक एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स अ लार्जर चेंज इन जीडीपी। सो अब 5 वैल्यू हो या 2.5 हो, स्मॉलर का मतलब ये थोड़ी है कि 1 से बिलो है। So it's smaller value है। It means that if you will increase investment by 100 and multiplier की value 2 है, still it will increase the GDP or economic growth by 200. If it is even 1.5, it will increase the GDP. So it is not restricting. So what is restricting? अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बनता है वो just C बनता है। Why? Because because you have already achieved the इकोनॉमिक ग्रोथ एंड यू आर ऑलरेडी एट द मैक्सिमम पोटेंशियल। अब क्योंकि बात गवर्नमेंट की हुई है तो गवर्नमेंट के पास दो ही पॉलिसीज होती हैं जो एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करती हैं। दिस इज व्हाट द केस ए और बी। अब होना ये चाहिए था कि यहाँ पे बात करता वो शॉर्ट रन की, ठीक है, वो इसने नहीं की, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीक आंसर आपके पास सी है। बिकॉज लॉन्ग रन में तो अचीव हो जाएगा सप्लाई साइड पॉलिसी से। अ फॉल इन अ फॉल इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन increase in unemployment, ठीक है। A fall in domestic investment leads to increase in unemployment. Done. Simple सा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट फॉल हुई, एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। विच अकर विच अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट? ओके, एडी फॉल कर गई है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट फॉल हुई है तो एडी का कंपोनेंट है वो फॉल कर गई आपकी एग्रीगेट डिमांड। So an increase in interest rate on the loan for household purchases का कोई लिंक नहीं बन रहा, because investment decrease means people are not demanding, तो interest rate तो fall होना चाहिए। An increase in current account balance of payment deficit,
इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज, सो डेफिसिट तो नहीं लगता उसकी रीजन ये कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, यू विल नॉट इंपोर्ट मोर एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा ना, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट हैज टू compensate these people by giving them social welfare, by giving them unemployment allowances, तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, टैक्स रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज दे आर अनएबल टू पे टैक्स, दे आर अनएबल टू पे टैक्स, इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो गया। सो अपेरेंटली तो सी आंसर है, इंक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन होना ही नहीं है, तो सी आंसर है। नेक्स्ट 22, नेक्स्ट टू ओवरकम डिफ्लेशन। अच्छा, डिफ्लेशन के दो कॉजेज होते हैं, एक एडी के फॉल से, दिस इज नोन एज बैड डिफ्लेशन, एडी फॉल हो गया। सेकंड एएस के राइज से, इफ एएस राइज, ठीक है, तो भी प्राइस लेवल फेल होता है, दिस इज गुड डिफ्लेशन। अब देखते हैं, टू ओवरकम डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी द गवर्नमेंट increases the size of budget deficit, okay, increases the size of the budget deficit, it means government ने क्या किया, AD को increase किया। if AD was decreased previously, government is pushing back this aggregate demand, ठीक है, from point A to point B, so budget deficit increase का मतलब होता है expansionary fiscal policy, taxes decrease and government spending increase, so what is most likely to reduce the effectiveness of these measures, okay, you are going to increase it, आपकी पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो, सब्सिडीज हो, गवर्नमेंट अच्छा स्पेंडिंग करे एंड पीपल विल, लोगों को भी आप फंड्स दे, पीपल इंक्रीज कंजम्पशन, इन्वेस्टर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट विल प्रिवेंट इट, द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस फिस्कल पॉलिसी, आ राइज इन द बिजनेस कॉन्फिडेंस, नो, ये तो बहुत अच्छा है, ये फर्स्ट वाला सॉरी मैं भूल गया, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये लीकेज है, ठीक है, तो लीकेज इज बैड, अभी इसको हम ऑप्शन में रखते हैं। कॉन्फिडेंस ये तो पॉजिटिव है, इन्वेस्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट मोर। इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी, इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी का लिंक है इससे कोई, इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी होती है विद रिस्पेक्ट टू इनकम एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मनी ट्रांजेक्शन डिमांड जो है वो वो इनकम से लिंक्ड होती है और स्पेकुलेटिव डिमांड इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होती है, सही है। सो इफ इट इज इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी, अभी अपेरेंटली तो कोई लिंक नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड हैं कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में, इज टॉकिंग अबाउट मनी डिमांड, और मनी डिमांड होता क्या है, कैश होल्डिंग होती है। अच्छा, और एक और चीज भी है, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये हमने मनी स्पेकुलेटिव डिमांड पढ़ा था, तो ये परफेक्टली इलास्टिक है, अगर ये इन इलास्टिक है एंड दिस इज मनी सप्लाई, सो आई थिंक इसका कोई फिर भी लिंक नहीं बन रहा, आप हमारी किससे बस, एंड ओ ओ ओ ओ ओ 1 minute, the question is not complete, overcome deflation in the economy, the government increases size of its budget deficit, one, and funds this by increasing money supply, two, oh my gosh, like expansionary monetary policy and expansionary fiscal policy दोनों यूज किए, just to do what, ठीक है, दोनों यूज किए हैं, सो व्हाट विल प्रिवेंट दिस अचीवमेंट, अच्छा इनलास्टिक हो गया, चलो इसको रखते हैं ऑप्शन में, द लो कैश डिपॉजिट रेशियो फॉर कमर्शियल बैंक, लो कैश डिपॉजिट, ओके 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 ओके, देखें मनी डिमांड का मतलब होता है यू आर नॉट स्पेंडिंग, यू आर कीपिंग द मनी, सो इफ इट इज इनलास्टिक इट्स गुड, जो एक्स्ट्रा मनी आएगी इंजेक्ट होगी, पीपल विल स्पेंड इट, ठीक है, तो ये नॉट प्रिवेंट, इट्स नॉट प्रिवेंटिंग, इट्स एक्चुअली इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लो कैश डिपॉजिट, अच्छी बात है कि बैंक्स के पास कम आप कैश डिपॉजिट रख रहे हैं, स्पेंडिंग मोर हो रही, सो सो लीकेज, सेव, इफ पीपल स्टार्ट सेविंग मोर, इफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई होया, पीपल विल सेव मोर, इफ द बजट डेफिसिट हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज और टैक्सेस डिक्रीज, टैक्सेस डिक्रीज, पीपल हैव मनी, दे विल सेव मोर, लीकेज हो जाएगी, सो इट विल नॉट अचीव द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट को डिमांड को इंक्रीज नहीं होने देगा, प्रिवेंट करेगा, आंसर जो है फिर वो बनता है ए। 23, यू आर एट पॉइंट ई, ठीक है, अब होता ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यू इसलिए बन जाता है कि वो थोड़ा सा फोकस नहीं करते, अपनी डायग्राम खुद बना लिया करें, जस्ट फोकस करें,
और ये ADAS फर्स्ट अपना खुद बना ले, फिर देख लें रीजंस के क्या वो रीजन कह रहा है। ओप्स 1 मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है जी। नाउ 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 ओ ओ ओ ओ ओ क्या हुआ, देयर इज अ रीवैल्यूएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। अच्छा, जब भी रीवैल्यूएशन होती है ना, आपकी एक्सपोर्ट फॉल करती है और इंपोर्ट राइज करती है, ये तो कॉमन सेंस। और आपकी इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। क्यों फॉल करेगी? कंफर्म, क्योंकि वो कह रहा है मार्शल लर्नर कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये मैं बाद में बताऊंगा, बस आप सिंपल वर्ड में फिलहाल देखें कि रिवॉल्यूशन हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट एक फॉल करेंगी, इंपोर्ट राइज। वाई इंपोर्ट राइज? बिकॉज आपकी इंपोर्ट चीपर हो जाएंगी। अगर पहले $1 वॉज 200 का, नाउ $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज का। रुपी इज अप्रिशिएटेड टेक्निकली, बट उसे हम रीवैल्यू कह सकते हैं ना। अगर गवर्नमेंट खुद कर रही है तो रीवैल्यू कहेंगे, मार्केट फोर्सेस हो तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। सो उससे क्या होता है, इंपोर्ट चीपर हो जाती है। इंपोर्ट चीपर होगी, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई, तो एडी फॉल कर गया। अब एडी तो हमारे पास हो गया AD1, एक चीज क्लियर हो गई। सेकंड थिंग क्या हो रहा है? अच्छा, विच पॉइंट ऑन द डायग्राम वुड शो द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब होगा क्या, क्योंकि आपकी करेंसी रीवैल्यू होगी है तो इंपोर्ट चीपर होगी है, तो इंपोर्ट में रॉ मटेरियल भी आता है, रॉ मटेरियल चीपर हो जाएगा, पेट्रोल चीपर हो जाएगा, सो सप्लाई इंक्रीज करेगी एंड यू विल रीच दिस डी पॉइंट। न्यू सप्लाई, न्यू डिमांड, डिमांड फेल, सप्लाई राइज, यू विल रीच एट डी। डी इज द आंसर। कूजनेट कर्व क्या बताता है? कूजनेट, ठीक है, ये आपके पास कूजनेट कर्व है, वो ये बताता है। और यहाँ पे आपके पास कर लेते हैं पर कैपिटा जीडीपी, पर पर्सन जीडीपी है। और ये कहता है, और यहाँ पे हम जीनी कोफिशिएंट शो करते हैं। ये बताता है कि जैसे जैसे आपकी कंट्री ग्रो करेगी और आपकी पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम, पर हेड जीडीपी इंक्रीज होगी, तो इनिशियली इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी एंड लेटर ऑन आफ्टर वाई इनइक्वालिटी विल फॉल। वाई? बिकॉज जब रिच जो है, रिच will become so rich, he will start investing in your country। उससे एक इफेक्ट जनरेट होगा जिसे कहते हैं ट्रिकल डाउन। ठीक, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा एंड पुअर क्लास विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दैट इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड दे द रिच वंस विल री इन्वेस्ट द कंट्री में, तो इनइक्वालिटी कम होगी। जीनी कोफिशिएंट initially falls, no, initially rise, yes, as country develop from low high to high income, yes। आंसर तो वैसे ये है, बाकी देख ले, देयर इज ऑलवेज नेगेटिव रिलेशनशिप का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका भी नहीं, क्योंकि कूजनेट का जिसे पता है ना, उसे पता है कि इसमें जीनी की ही बात हो रही है। तो जीनी इनिशियली फॉल होता ही नहीं है, जीनी इनिशियली राइज होता है। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके पास है 20th क्वेश्चन है। और 20th क्वेश्चन है, वेरिएंट भी अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सी दिस इज 32 वेरिएंट। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ गवर्नमेंट, और अच्छा हाँ, ये लेटेस्ट पेपर है बेसिकली, आई थिंक अक्टूबर नवंबर का है। 32 वेरिएंट है, मई जून सॉरी अक्टूबर नवंबर 2025। अ गवर्नमेंट फंड्स एंड इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? पेंशन, जक़ात, ओके, बट गवर्नमेंट जक़ात तो नहीं, हाँ जक़ात दे रही होती है, पेंशन, जक़ात, अच्छा, चैरिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया। These are the income that are given to people without doing anything. They are not doing anything. They are not doing any work. No productive contribution in the economy. अच्छा, to unemployed people by increasing the higher rate of income tax. Higher rate of income tax means आपने rich के ऊपर more tax लगा दिया। अगर rich पहले 25% tax दे रहा था तो अब वो 40% tax दे रहा है। What is most likely impact of this change? टैक्स आ गया ना, सोर्स ऑफ इनकम आ गया, तो गवर्नमेंट बोरोइंग तो नहीं इंक्रीज हो, बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम उसने बता दिया। इंसेंटिव टू वर्क इंक्रीज, नो, रिच तो नाराज होंगे, रिच विल लीव द योर कंट्री। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज, ट्रांसफर पेमेंट उन्हें दी है, ओवरऑल जिनकी जीरो इनकम थी दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग, मे बी सी आंसर बन जाए। द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट विल इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का तो कोई लिंक नहीं है, ठीक है। वैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है J.M. केन्स। अकॉर्डिंग टू हिम आपकी जो एमपीसी है ना वो कांस्टेंट रहती है, ठीक, उसका एक पैटर्न है बट वो कांस्टेंट होती है, लाइक 0.8 है तो 0.8 है। कंजम्पशन तो आप कह सकते हैं इंक्रीज हो, ये टेक्निकली रॉन्ग है वैसे, ठीक है, ये जो एमसीक्यू है, आंसर इसका सी है और कोई रीजनेबल बन नहीं रहा।
बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज नहीं होगी, बेसिकली कंजम्पशन इंक्रीज होगी, बिकॉज पीपल विल गेट इनकम, they will spend, aggregate demand will increase. MPC is change in consumption due to change in income. ये बिहेवियर होता है, change in consumption due to change in income. ये ऐसा नहीं होगा कि मेरी 1000 इनकम है तो मैं इधर 80% स्पेंड कर रहा हूँ एंड आगे फिर जरा चेंज हो जाए, वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो चेंज होता रहता है। एनीवेज देख लेते हैं, एमपीसी इज द आंसर। जब हम कंजम्पशन की लाइन को इस तरह ड्रॉ करते हैं, आपने देखा होगा, व्हाट इज दिस, एमपीसी। अब आप कहेंगे सर देखिए ना, ये देखें, ये इनकम इंक्रीज हो रही है y1 से y2, देखें ना कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, यस इट इज इंक्रीजिंग, बट इट्स अ लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नोन एज एमपीसी। आपकी अपनी बुक ड्रॉ कर रही है, तमाम पेपर्स में से ड्रॉ हुआ है, एमपीसी कांस्टेंट है अलोंग दिस लाइन, सो दे आर मैड, एनीवे सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 21, which combination shows the most likely outcome if a government increase the level of direct taxation? डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, विच कॉम्बिनेशन शोज द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट? अगर गवर्नमेंट क्या करे, डायरेक्ट टैक्सेशन इंक्रीज कर दे, सो व्हाट विल हैपन, अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटोरेट्स एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज। डायरेक्ट इनकम टैक्स इंक्रीज होगा, पीपल विल हैव लेस इनकम, दे विल इंपोर्ट लेस, ठीक है, दे विल इंपोर्ट लेस, एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करेगा। किस सेंस में एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज कंजम्पशन फॉल करेगा। कुछ हाईली स्किल्ड स्टूडेंट्स कहेंगे सर अभी तो आपने कहा एम फॉल करेगा, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में एम फॉल करेगा तो एडी तो राइज करेगा। हमने ओवरऑल इम्पैक्ट देखना है ना। तो अब बात ये है कि यहाँ पे मैं तो वैसे भी इसको रिजेक्ट ही कर रहा हूँ इस ऑप्शन को। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि which combination shows the likely outcome of government increase the level of direct taxation. So taxation से income fall से inflation भी तो fall करेगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉल कर जाएगा, क्योंकि सी फॉल कर जाएगा, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये दो तो होंगे ना फॉल। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी, आपने रिच की इनकम पे टैक्स लगा दिया। अब एक बात ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट चांसेस हैं इंप्रूव होने, इन्फ्लेशन डिक्रीज यस, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज यस, सी आंसर है, बात ही खत्म। दोनों ऑप्शंस हमारे पास क्लियर है, इन्फ्लेशन डिक्रीज, डिमांड पुल, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, व्हाई, बिकॉज एडी फॉल करके है। क्वेश्चन नंबर 22, so in an economy the price elasticity of demand for imported raw material is 0.3 and the price elasticity of demand for export is 0.3। अच्छा दोनों का सम करें ना, मार्शल लर्नर कंडीशन कहती है कि दोनों का जो सम है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो, लाइक एक 0.8 होता, एक 0.1 होता, तो ग्रेटर देन 1 होता तो डिवैल्यूएशन इज फ्रूटफुल। यहाँ पे तो ये इनलास्टिक है दोनों, फॉलोइंग द डेप्रिसिएशन। अब वो ये डिवैल्यूएशन की बात कर रहा है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अब ये है कि एक्सपोर्ट तो बूस्ट नहीं हुई, ठीक है, और इंपोर्ट फॉल नहीं हुई। अब देखते हैं कि भी क्या सीन होता है, बिकॉज रॉ मटेरियल इज इन इलास्टिक, वो हमने मंगवाना ही है, डेप्रिसिएशन से रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाएगा या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब आंसर सी या डी हो सकता है, चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट ड्यू टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डेप्रिसिएशन से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए या डिवैल्यूएशन से, बट बिकॉज ये इनइलास्टिक है so they are not crazy to buy our product। तो चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट ड्यू टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल फैक्टर। तो जब एक्सपोर्ट ही नहीं इंक्रीज होगी और इंपोर्ट आपने करनी ही करनी है तो एडी फॉल करेगा, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉल करेगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन राइज करेगा, एडी फॉल करेगा, ठीक है। तो सी इज द आंसर। A government is aiming to reduce the unemployment rate in its country from 10% to 5%, 10% to 5%, aiming to reduce the unemployment, ठीक है। अच्छा देखें कर्व है जिसका नाम है फिलिप्स कर्व,
मैं इधर तक बना रहा हूँ, वैसे तो नीचे चला जाता है। ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये बताता है कि अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो आप इन्फ्लेशन इंक्रीज करना होगा आपको। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है टॉपिक, लेकिन जस्ट सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फिलिप्स कर्व का टॉपिक हम किसी वीडियो में करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये बताती है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इफ इन्फ्लेशन विल फॉल, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। सिंपल। सो अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। दिस पॉलिसी likely effect of this aim is achieved when inflation is increased. Which statement is correct? Economic development is necessary for economic growth. Necessary for economic growth. वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इक्वेशन कुछ यूं होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगी। पॉसिबल है, लेकिन बात यह है कि अगर एजुकेशन वर्स हो जाए, हेल्थ वर्स हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही हो, गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस, बट ये वाला चीजें बैड हो रही है, तो देयर इज अ चांस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉल कर जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ एनेबल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनेबल्स। अब देखें, ये सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हैं वैसे तो। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यस पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है, लेकिन एक पॉइंट मैंने बताया जिसमें वो नेगेटिव हो जाता है। नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ का लिंक बनता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक ग्रोथ एनेबल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक ये राइज होगा तो ये भी राइज होगा, ये चलो स्ट्रेट अवे है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ये पोल्यूशन नहीं होएगा इसकी वजह से, जैसे जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंटरप्राइज, इन्वायरमेंट नहीं डैमेज होगा, फ्यूचर जनरेशन विल बी सेव्ड विदाउट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ऑलवेज नॉट एट ऑल, ये रॉन्ग है। सो आंसर, अब अगर कोई थोड़ा सा आंसर करीब करीब बनता है तो देख लीजिएगा, दिस इज सी, दिस इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी आगे चलते हैं। सो ऐसे करते हैं कि ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी हमने कुछ पेपर्स किए हैं जो कि एमसीक्यू नंबर थे 20 से लेकर 25 तक। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो करेंगे उसके अंदर हम एमसीक्यूज जो हैं वो 26 से 30 तक कोशिश करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।